गुड आफ्टरनून एवरीवन। बाल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि अगले नवंबर 14 को आपके पास अपने ही स्कूल के स्टूडेंट्स हों। तो चलिए कुछ पेडागोजी के एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, पूछा क्या गया है कि सीखना यानी कि अधिगम लर्निंग, ठीक है, उसको हम समृद्ध कैसे करेंगे। अगर कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तो सीखना समृद्ध हो सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। व्याख्यान और स्पष्टीकरण अगर हम विभिन्न प्रकार के करते हैं तो भी समृद्ध हो सकता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी कि आवधिक परीक्षा जो भी आपके असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, समेटिव हो चाहे फॉर्मेटिव हो, उन जितना होना चाहिए उतना होने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपेक्षित ध्यान यानी कि जितनी परीक्षाएं होना चाहिए उन पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव ही है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगर यहाँ पर हम इन चारों पॉइंट्स को देखेंगे ना तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जब भी आप वास्तविक दुनिया से उदाहरण लाकर बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को समझते हैं और याद भी रखते हैं और कक्षा का जो वातावरण होता है वो सुगम बनता है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये तो ठीक है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी ठीक है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये गलत है। ठीक है, शैक्षिक संस्थान यानी कि विद्यालय हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, सिर्फ वही एकमात्र स्थान नहीं होता है जहां बच्चा सीख सकता है। बच्चा अपने घर में भी सीख सकता है, कहीं मेले पर घूमने गया हो वहां भी कुछ सीख सकता है, वो कहीं पर भी कभी भी सीख सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और देखिए अनअधिगम क्या है, अधिगम यानी कि सीखना जो हम मतलब जो भी पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और अनअधिगम क्या है, जो भी हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है, कोई कार्य करके कोई अनुभवों से और अगर सीखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अनअधिगम। ठीक है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी कि ऐसा शिक्षण जो कि बच्चा क्या है, प्रेरित होकर सीख रहा है। ठीक है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। अब यहाँ देखिए शिक्षक ने एक कार्य दिया है, ठीक है, वो चाहे कैसा भी कार्य हो, यहाँ पर उपचारात्मक लिखा है, तो शिक्षक ने दिया है कार्य इसीलिए बच्चा कर रहा है। ठीक है, उसके खुद की प्रेरणा से वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर यह अभिप्रेरित शिक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये होता है अभिप्रेरित शिक्षण, क्योंकि विद्यार्थी अगर पूछ रहा है प्रश्न खुद से तो वो क्या है, अपने ही प्रेरणा से पूछ रहा है। ठीक है, उसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम पूछो, वो खुद प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां पर ये क्या होगा, अभिप्रेरित शिक्षण कहलाएगा। कक्षा में एकदम खामोशी, अगर आपके कक्षा में सभी लोग खामोश बैठे हैं
तो वो तो एक नीरस वातावरण कहलाएगा, वो अभिप्रेरित शिक्षण नहीं कहलाएगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब कक्षा में चाहे एक बच्चा हो चाहे 100 बच्चा हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो एक बच्चा भी है लेकिन डाउट पूछ रहा है, डाउट क्लियर कर रहा है, तो वो क्या है? अभिप्रेरित शिक्षण। अगर वहाँ पर 100 बच्चे हैं लेकिन चुपचाप बैठे हैं, तो उससे हम अभिप्रेरित शिक्षण नहीं कहेंगे। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। अब सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, वहाँ पर मोटिवेशन का क्या काम है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। अगर आप प्रेरित हैं, खुद से प्रेरित हैं, आप सीख रहे हैं कुछ कार्य को, ठीक है, तो आपने जो पिछली बार में सीखा था, क्या अभिप्रेरणा उसको आपसे अलग कर देता है? नहीं। पिछली बार में आपने जो भी सीखा था उसका उपयोग होता है। ठीक है, नए अधिगम में उसका उपयोग होता है, अलग नहीं होता है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। अभिप्रेरणा कभी भी शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य नहीं बनाती, वो कई दिशाओं में सोचता है। अगर आपके अंदर प्रेरणा है तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक के बारे में आप कई दिशाओं से सोचेंगे, सिर्फ एक ही दिशा से कभी भी नहीं सोचेंगे, अगर आप प्रेरित हैं तो। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये सही है। अभिप्रेरणा क्या करता है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति, मतलब चीज़ों को जानने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। अब रट्टा तो नहीं मार रहा है बच्चा, ठीक है, रट्टा मारना एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर रट्टा नहीं मार रहा है तो अभिप्रेरणा क्या स्मरण शक्ति को कभी पैना बनाएगा क्या? पैना यानी कि तीक्ष्ण, ठीक है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। अब अगर एक व्यक्ति टीचर है, उसके पास इतना धन संपदा है कि उसको शिक्षण देने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो शिक्षक होने की लायक ही नहीं है कि नहीं? उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, चाहे किसी नेता से संपर्क हो चाहे किसी से भी संपर्क हो। इससे शिक्षक का जो भी अधिगम अध्यापन जो कार्य होता है उसका क्या लेना देना। उनका अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। एक शिक्षक को हमेशा उसके विद्यार्थियों में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हल कैसे किया जाएगा, उसका ज्ञान पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी, अगर एक अच्छा आदर्श होगा, अच्छा आदर्श शिक्षक होगा, ठीक है, तो अपने आप प्रसिद्धि हो जाएगी। साधन संपन्न का मतलब ये नहीं कि प्रसिद्धि हो, साधन संपन्न का मतलब समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान। ठीक है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। आप श्यामपट्ट को क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख ही सकते हैं, वहाँ जो भी लिखा जाएगा आप सिर्फ उसको देखेंगे, तो ये क्या बनेगा? दृश्य साधन। ठीक है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कक्षा में एक विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। क्यों?
विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछा है तो कक्षा में ही उसका उत्तर दो। कक्षा के बाद मिलने की क्या मतलब है? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब एक विद्यार्थी ने कुछ प्रश्न क्या पूछ दिया, आप उसको ये प्रोत्साहित करेंगे कि तुम चर्चाओं में भाग लो क्योंकि तुम अच्छा पूछ सकते हो? कभी नहीं। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। अगर एक विद्यार्थी उठकर अपना डाउट पूछ रहा है आपसे, तो आपको एक तो उसका उत्तर भी देना होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बाद में देंगे बोलना है, ठीक है, हम बाद में इसका उत्तर बताएंगे, अगली कक्षा में आकर उसका उत्तर बताना है। और उसको बार बार ये भी उसकाना है कि ठीक है, और अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट्स है तो पूछो। क्लास में होता है ना, टीचर आके पढ़ाते हैं और पूछते हैं कि किसके मन में क्या डाउट है बताओ। फिर अगर कोई बच्चा एक डाउट पूछता है तो फिर शिक्षक उसका उत्तर देके फिर से बोलते हैं कोई और डाउट है क्या, तो और पूछो, है ना। तो इसी को कहते हैं लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर एक बच्चा आपसे डाउट पूछ रहा है तो आपको ही उसका समाधान करना चाहिए, ठीक है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या मतलब वो पढ़ रहा है, उसको कोई दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम का सुझाव, तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम करो, ये कोई अच्छा उपचार नहीं है। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, लाइब्रेरी जाता है वो, शिक्षक शिक्षक क्या करता है? निरीक्षण करता है, बच्चा पढ़ता है, ठीक है। इससे भी बच्चे का जो समस्या है उसका हल नहीं होगा। निजी शिक्षण का सुझाव, ठीक है, निजी जो ट्यूशन करते हैं ना उसका सुझाव, ट्यूशन का सुझाव कभी भी अच्छा नहीं होता है। निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, निदानात्मक शिक्षण यहाँ पर एक सबसे अच्छा उपचार होगा। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है? विद्यार्थी का जो भी समस्या होता है शिक्षक उसे छांटता है, ठीक है। और एक बार उसका जो समस्या है वो पता चलने पर शिक्षक उसका उपचार भी करता है, उसका निदान करता है, यानी कि उस समस्या को दूर करता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा उपचार क्या है? निदानात्मक शिक्षण। बच्चे का क्या समस्या है उसको पता लगाओ, उसके बाद उसको कैसे दूर किया जाएगा वो उसको बताओ, ठीक है। ये होता है निदानात्मक शिक्षण। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। सी ऑप्शन देखिए, अगर विद्यार्थी को आप दंड नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, वो क्यों भागेगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट ए बी ऑप्शन देखिए, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ठीक है, अगर उसको कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं है तो भाग रहा होगा। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ठीक है, अगर उसके पास अध्ययन के लिए रुचि नहीं है तो वो भाग रहा है। लेकिन आप अभी डी ऑप्शन देखिए, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, अगर बच्चे में रुचि नहीं है तो ये बच्चे का एक समस्या है, ठीक है। शिक्षण में रुचि नहीं हो या फिर अध्ययन में रुचि नहीं हो, ये बच्चे का एक समस्या है। तो उस समस्या को दूर करना किसका काम है? शिक्षक का काम है। अगर वहाँ पर शिक्षक निर्दयी अभिवृत्ति दिखा रहा है, ठीक से बच्चे की समस्या को हल नहीं कर रहा है, तो बच्चा ऑब्वियसली भागेगा, है कि नहीं। तो ए बी जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं डी ऑप्शन के अंदर अंतर्गत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, अध्यापक, समवयस्क समूह, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक देखिए, व्यक्तिगत यानी कि बच्चे का वो पर्सनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका पर्सनल क्या होता है? अध्यापक उसका नहीं होता है, समवयस्क समूह ये उसका पर्सनल बात नहीं होता है, ठीक है। परिपक्वता एवं आयु,
ठीक है। मैच्योरेशन, जो मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता एवं आयु, एज, ये दोनों बालक का पर्सनल होता है। ठीक है, तो ये होंगे व्यक्तिगत कारक, परिपक्वता एवं आयु। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित। यह आप सभी को पता होगा। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित। स्कूल में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह सब केवल समय की बर्बादी है। इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। इन क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को भी सक्रिय एवं क्रियाशील रखा जा सकता है। स्कूल में भांति भांति की प्रतिक्रियाएं होती रहनी चाहिए। क्या कहा गया है कि स्कूल में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनके संबंध में शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह केवल समय की बर्बादी है। अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज को समय की बर्बादी कहते हैं तो आपको एक 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। ये सही आंसर है। आजकल की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक जितने भी पक्ष हैं उन सभी का विकास। और उन सभी का विकास कब होगा? जब बालक पठन पाठन के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, शिक्षण की तकनीकी, शिक्षण सामग्री। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु, या फिर ये समझिए कि जो भी वो पाठ पढ़ा रहा है उसको वो प्रभावी बनाने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री। ठीक है, जो TLM होता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही होता है शिक्षण सामग्री। अपने पढ़ाने को, अपने जो भी अध्यापन कार्य होता है शिक्षक का, उसको प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक TLM का उपयोग करता है। श्रव्य दृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है। उपर्युक्त सभी दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि AV एड्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो एड्स, अवबोध में सुविधा प्रदान करती है। हाँ, तो सही है। बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्रियों के द्वारा उसके समझने में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद है अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है। प्रत्यक्षीकरण, अपने ही सामने जब हम कुछ वास्तविक वस्तु को देखते हैं, उसके संबंध में निरीक्षण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? अपने सामने ही तो होता है। दृश्य सामग्री हम अपने सामने देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री हम अपने सामने सुन सकते हैं। तो उनसे क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता मिलती है। अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है। धारणा शक्ति यानी कि आप विचार शक्ति भी समझ सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री को जब भी बालक देखता है वो अपने मन में बहुत तरह तरह की बातें सोचता है, तो उनसे क्या होता है? उसकी धारणा शक्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी शिक्षण की सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री है? नक्शा, नमूना, श्यामपट्ट, कंप्यूटर। अब नक्शा को आप सिर्फ देख सकते हैं तो दृश्य सामग्री, नमूना सिर्फ देख सकते हैं दृश्य सामग्री, श्यामपट्ट सिर्फ देख सकते हैं दृश्य सामग्री, कंप्यूटर को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, वहां से आप सुन भी सकते हैं। तो ये होगा आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। निम्न में से कौन सी शिक्षण दृश्य सामग्री है? रेडियो, ग्रामोफोन, उपर्युक्त सभी, एटलास।
रेडियो को आप सुन सकते हैं, ग्रामोफोन सुन सकते हैं, ठीक है। एटलास को आप सिर्फ देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो दृश्य सामग्री पूछा है क्या होगा, एटलास। किस शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र यानी कि विकलांग छात्र, ठीक है, जिसे दिव्यांग छात्र भी कहते हैं, समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलता है? विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, नियमित शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। अगर किसी शिक्षा पद्धति में एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र, ठीक है, दोनों को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिल रहे हैं तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, पाठ्यपुस्तक पठन, अनुभव, रुचि, जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, उसका प्रथम सोपान है जिज्ञासा। अगर बच्चे के मन में पढ़ने के लिए इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, ना उसके मन में पढ़ने के लिए रुचि जागृत होगा, ना वो कुछ अनुभव कर पाएगा, ना वो पाठ्यपुस्तक का पठन करेगा। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती हैं? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। पुरस्कार देना एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर पाठ्य पुस्तक से ही उसको उत्तर देखना ही है तो वो डाउट कभी भी नहीं पूछेगा। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध है। अगर शिक्षक ही सभी सही समाधान उपलब्ध करा दें तो बच्चा तो खुद कुछ किया ही नहीं है, वो समस्या समाधान करता कैसे बनेगा? यहाँ पर सही होगा ए ऑप्शन। अगर शिक्षक बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका दे रही है, ठीक है, उनके सामने बहुत सी समस्याएं रख रही है और उनका समाधान करने के लिए बच्चों को बोल रही है, और अगर बच्चों को कहीं पर भी समस्या आ रही है तो वहाँ पर शिक्षक थोड़ा थोड़ा सहयोग भी दे रहा है, तो वहाँ पर बच्चे क्या बनेंगे, बेहतर समस्या समाधान करता। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। यह सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सहयोग की भावना को। अगर आप अध्यापक होने के नाते अपने विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो वो कभी भी समूह शिक्षण होता है ना, ग्रुप टीचिंग, ग्रुप लर्निंग, उसमें वो कभी भी भाग नहीं लेंगे और सफल भी नहीं होंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। क्लास डाइवर्सिटी आपको पता होगा, वहाँ पर बहुत अलग अलग भाषाओं की बच्चे होते हैं तो इसे कहते हैं बहुभाषी कक्षा, ठीक है। तो ये जो बहुभाषी कक्षाएं हैं, कक्षा में बहुत अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, इसको आप किस तौर पे देखेंगे? समस्या के तौर पे देखेंगे, बाधा देखेंगे, परेशानी सोचेंगे या फिर संसाधन मानेंगे? तो यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन, संसाधन, ठीक है। बहुभाषी कक्षा कभी भी आप उसे एक समस्या के रूप में नहीं देखना है, उसे हमेशा एक रिसोर्स के रूप में अपनाना है, एक संसाधन के रूप में अपनाना है, ठीक है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। समूह शिक्षा, ग्रुप लर्निंग, ठीक है, उसको आप निरुत्साहित करेंगे कभी नहीं, अनदेखा भी नहीं करेंगे, तो समूह शिक्षा को हमेशा क्या करेंगे, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिपक्व विद्यार्थी यानी कि मैच्योर, ठीक है, मैच्योर स्टूडेंट कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते,
इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। यहाँ कहा किया गया है कि एक परिपक्व विद्यार्थी, ठीक है, अगर एक विद्यार्थी मैच्योर है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, ठीक है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, ये गलत है। अगर कोई स्टूडेंट मैच्योर है, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसका जो अध्ययन है उसमें भावनाओं का कोई भी स्थान नहीं है। बिना भावनाओं के आप कभी भी पढ़ने में सफल नहीं हो सकते। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता है कि सभी प्रकार के द्वंद्वों का वो शीघ्र ही समाधान कर सकता है, ठीक है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही होगा। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। वो अपने बुद्धि के साथ साथ, अपने आयु के हिसाब से अपनी बुद्धि के साथ साथ वो भावनाओं की भी सहायता लेते हैं, ठीक है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपर्युक्त सभी। पिछड़ा बालक आपको समावेशी शिक्षा में मिलेगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, पिछड़े बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो पिछड़े बालकों की पहचान क्या है? जिनके सीखने की गति धीमी हो, ये भी सही है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच हो, ये भी सही है। अगर 90-110 के बीच आ जाए तो वो सामान्य बालक हो जाएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए? कभी नहीं। उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, ये सही है। अगर कोई भी छात्र आपके साथ खराब व्यवहार प्रदर्शन करता है, ठीक है, तो वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है उसका कारण जानना चाहिए, ना कि उसे उपदेश देना चाहिए और ना ही उसे कक्षा से बाहर निकालना चाहिए। उसे उपदेश देने से पहले उसका कारण जान लेना चाहिए। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, ड्यास सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। अगर कोई बच्चा, ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहा है, मतलब उसके पास कोई वैसा एनवायरनमेंट नहीं है अच्छा सा, या फिर उसके पास ज़्यादा अच्छा खासा पैसे नहीं है, तो उस विद्यार्थी को, उसके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको कौन सहायता करेगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ए ऑप्शन, स्व अधिगम मॉडल, ठीक है, यानी कि जो सेल्फ लर्निंग करता है। अगर उस तरह का कोई आदर्श हम इस प्रतिभा वाले बच्चे के सामने रखते हैं तो वो मॉडल इसकी सहायता कर पाएगा, ठीक है, उसको देखकर वो मोटिवेट हो पाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बताया गया है कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, यानी कि हर एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि घर जाकर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, नहीं, वैसा नहीं है। कक्षा में ही हर एक को एक एक समय में ध्यान देना है, ठीक है। हर एक के पास जाकर उसका क्या समस्या है पूछना है,
ठीक है, क्या डाउट से पूछना है। ये क्यों करना है? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हर एक बच्चे का क्या है, विकास दर भिन्न होता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, कोई जल्दी बोल पाता है, कोई बाद में बोल पाता है। भिन्न तरीकों से सीखते हैं। कोई एक बार पढ़कर सीखता है, कोई 2-3 बार पढ़कर सीखता है ना, कोई देखने से सीख जाता है। तो तरह तरह के बच्चे होते हैं, इसीलिए हर एक को व्यक्तिगत रूप से हर एक को देखना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता की और निर्देशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका हमेशा सुगमकर्ता की होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा क्या होता है, अन्वेषण करता होता है, अनुसंधान करता होता है, वो खोजबीन करता है। और शिक्षक क्या करता है, उसके जो खोजबीन का कार्यक्रम है उसमें वो सहायता प्रदान करता है। उस कार्यक्रम को शिक्षक सुगम बनाता है, इसीलिए शिक्षक को क्या कहेंगे, सुगमकर्ता या फिर सलाहकार। ठीक है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हेडो, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कार्ल रोजर। मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में परिभाषा आएंगे या फिर नहीं। इसका आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, ये क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित था और यहाँ पर समायोजन भी है जो कि जीन पियाजे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। अगर आपको सही लगे तो सही बात है, अगर बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं है। जीन पियाजे क्या बोले थे, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ठीक है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, कार्ल रोजर्स, पावलोव, स्किनर, जीन पियाजे। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था कार्ल रोजर्स ने।